देखिए अभी तक इस चैप्टर में था नंबर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में ना हमने एंथैल्पी एंट्रोपी इन सब के बारे में पढ़ा है ना। एंथैल्पी क्या था, हीट चेंज हम करते थे। एंट्रोपी क्या था, कितनी ज्यादा रैंडमनेस है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। और ये दोनों चीजें हम किन के लिए करते थे, फॉर ओपन सिस्टम एंड फॉर क्लोज सिस्टम। इसी के लिए हम क्या केमिकल रिएक्शन उठाते थे, कोई सी ऐसे ही किसी एक सिस्टम में होती थी और उसमें इंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज, रैंडमनेस देखने को हमें मिलती रही। जो एंट्रोपी है वो हमें क्या बता रही थी कि मॉलिक्यूल्स जो है अपने आप कितना ज्यादा मूव कर रहे हैं, है ना। बट स्टिल उससे हमें स्पॉन्टेनिटी की प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। तो स्पॉन्टेनिटी की हमें अच्छे से इंफॉर्मेशन मिले, तो एंथैल्पी और एंट्रोपी को कंबाइन करके इन्होंने नई टर्म निकाल ली, नया फंक्शन निकाल लिया, दैट इज गिब्स एनर्जी। ठीक है, अब आप देखोगे कि एंथैल्पी और एंट्रोपी को मिला के इन्होंने कैसे निकाला, ये चीजें हम देखेंगे। पहले तो फिर देखते हैं कि गिब्स एनर्जी क्या है। गिब्स एनर्जी को हम बेटा गिब्स फंक्शन भी बोलते हैं, याद रखें आपने। गिब्स फंक्शन ये अपने आप में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑब्वियसली इनसे बनी है, तो ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है। ठीक है, और ये मेजर करता है किसी भी सिस्टम के अंदर कितनी कैपेसिटी है वो यूजफुल वर्क कर सके। ठीक है, तो क्या है, एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और क्या है, ये अपने आप में स्टेट फंक्शन है। ठीक है, ये तीन चीजें पता लगी, लेकिन ये करता क्या है, देखता है कि सिस्टम के अंदर कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क क्या होता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, ताकि यूजफुल वर्क कर सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन हमें इसकी क्या कहती है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मैक्सिमम amount of energy available to a system during a process that can be converted into useful work है वही चीज कि वो सिस्टम के पास कितने ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है कि वो सारा का सारा जो हमारे पास एनर्जी है उसको हम वर्क में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो ये है हमारे पास गिब्स एनर्जी। इसको पहले गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते थे, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी भी कहा जाता था। अच्छा बेटा, गिब्स का सिंबल है G। ठीक है, सॉरी जी, गिब्स का सिंबल है G, विच इज इक्वल टू H माइनस टी है। H क्या है, एंथैल्पी, S क्या है, एंट्रोपी, है ना। जी मेरे पास गिब्स एनर्जी है और T मेरे पास है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब जो फिक्स है, जो मतलब एक पर्टिकुलर रेंज में, पर्टिकुलर जो उसका है सिंबल अमाउंट वो उसी में रहता है। अब हमने इस पूरे चैप्टर में इंथैल्पी के बारे में काफी कुछ पढ़ा था, और हमने कहा था कि जो इंथैल्पी होती है वो इंटरनल एनर्जी प्लस टीवी की इक्वल होती है। ये एच की वैल्यू यहाँ पे फिल इन करते हैं, मेरे पास आती है जी इक्वल टू यू प्लस टीवी माइनस। ठीक है, अब ये तो हो गया फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेरे पास, या वो गिब्स एनर्जी जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। राइट, अगर मेरे पास गिब्स एनर्जी में चेंज आ रहा है उस वक्त मैं क्या करूंगी, जो मेरे पास डेल्टा जी है वो सिस्टम एनर्जी चेंज है सिस्टम का, वो किसकी इक्वल आएगा, इंथैल्पी ऑफ सिस्टम, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ सिस्टम माइनस
एब्सोल्यूट टेम्परेचर में भी चेंज आ सकता है, चांसेस होते हैं। काइंड एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। तो अब देखो बेटा, डेल्टा हमारे पास बाहर लग गया है और मैं कह रही हूँ कि एब्सोल्यूट एंथैल्पी में भी चेंज, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो क्या करेंगे, पहले टी डेल्टा एफ ले लेते हैं, एंट्रोपी को उठा लेते हैं, एंट्रोपी में चेंज आ जाए, फिर उठाएंगे सिस्टम की एंट्रोपी टाइम्स डेल्टा। ठीक है, मान लो जो मेरे पास का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, यानी कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो मेरे पास टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा, दैट मींस डेल्टा टी मेरे पास उसका 0 होगा। तो ऐसे टाइम पे मेरे पास तो गिब्स चेंज इन गिब्स एनर्जी होगा, गिब्स एनर्जी चेंज होगा फॉर द सिस्टम will be equal to change in enthalpy for system minus T times delta F for system। F क्या है मेरे पास, एंट्रोपी। ठीक है, और इस एस वाई एस जो हमारे पास सिस्टम का जो सबस्क्रिप्ट है, तो हम ड्रॉप भी कर सकते हैं सिंपली। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तब हम इस तरह से भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, गिब्स एनर्जी चेंज किया। अब जो है आईयूपैक के अकॉर्डिंग इसको गिब्स एनर्जी कहते हैं, पहले इसको बोलते थे गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, अब इसका नाम गिब्स क्यों पड़ा, क्योंकि गिब्स थॉम्सन की इक्वेशन है, उसने हमें इक्वेशन दी थी और ये बहुत यूजफुल है टू डिटरमाइन दी कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, अब कुछ और चीजें लेके आते हैं, दैट मींस इसमें जो एनर्जी फैक्टर है वो डेल्टा टर्म्स में आ जाता है, एंट्रोपी फैक्टर आ जाता है। ठीक है, तो काफी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो पहले हम इसके यूनिट्स देख लेते हैं, डेल्टा जी के यूनिट्स क्या आएंगे। देखो ये मेरे पास होगा जूल पर जूल पर मोल, तो मेरे पास डेल्टा एच है, ये भी मेरे पास जूल पर मोल में होता है। तो टी डेल्टा एच जो आएगा, अब इसमें देखो थोड़ा सा यूनिट में हेरा फेरी हो रही है। क्या हेरा फेरी हो रही है, आएगा किलो जूल केल्विन, सॉरी केल्विन जूल, केल्विन में मोल इनवर्स, किलो जूल आएगा, किलो जूल आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो किलो जूल मोल इनवर्स भी ले सकते हैं, मोल इनवर्स भी ले सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि गिब्स एनर्जी से ही रिलेटेड है। क्या है इसमें, गिब्स एनर्जी चेंज, गिब्स गिब्स एनर्जी चेंज फॉर प्रेडिक्टिंग feasibility ऑफ अ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन जो है कितनी फिजिबल है। तो टोटल एंट्रोपी चेंज होते देखो हमने बताया था कि वो स्पॉन्टेनिटी को बताता है ना। टोटल एंट्रोपी चेंज हमने पढ़ा था जब हमने एंट्रोपी वाला टॉपिक किया था, प्लस दैट ऑफ सराउंडिंग, ये हमने एंथैल्पी में भी किया। मान लो जो सिस्टम एक थर्मल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में अंदर है, सराउंडिंग के अंदर उसका थर्मल इक्विलिब्रियम बैठ गया है, यानी कि अब सिस्टम के अंदर चेंज आने वाला सराउंडिंग के अंदर चेंज आने वाला कोई भी टेम्परेचर का। ठीक है, दैट मीन्स सिस्टम और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो सेम हो चुके हैं, अंदर भी 25 डिग्री, बाहर भी 25 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ, मैं चाहती हूँ मैं इंथैल्पी में इंक्रीज कर दूं उसका सराउंडिंग सराउंडिंग की सेटिंग इंक्रीज कर दूं, और जैसे ही मैं सराउंडिंग इंथैल्पी में इंक्रीज करूंगी, मैं सिस्टम की इंथैल्पी में डिक्रीज करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, एक रिएक्शन कैरी आउट करूंगी जो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा पे होगा, और जो प्रेशर हीट है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे होगा, और जो हीट है वो इवॉल्व होगी। ठीक है, ताकि एक इंथैल्पी में चेंज आए। तो ऐसे में हम कहते थे ना, जो मेरे पास क्या है, हीट जितनी इवॉल्व करेगी उतनी ही मेरे पास के सिस्टम की इंथैल्पी में चेंज आ रहा है। दोनों चीजें सिस्टम के रिलेटेड आएंगी। अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे रिएक्शन लेके जाऊँ, ठीक है, उस वक्त क्या होगा, ये भी हमने किया था, जब कांस्टेंट प्रेशर होता है उस वक्त जो हीट है सराउंडिंग की
वो नेगेटिव ऑफ दैट ऑफ सिस्टम की इक्वल आती है, विच इज एंथैल्पी चेंज सिस्टम का नेगेटिव होता है। ठीक है, दैट मीन्स इन दोनों चीजों में क्या हीट इज लॉस, सिस्टम में भी हीट खत्म होनी शुरू हो जाए, सिस्टम का जो एंथैल्पी चेंज है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे केस में अगर मैं सराउंडिंग का हूँ क्या आएगा, ऑफ सराउंडिंग अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो मेरे पास डेल्टा एच ऑफ सिस्टम की इक्वल है अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब ये वैल्यू मुझे यहाँ पे डालनी है, क्यों, मुझे सराउंडिंग की मिली है, एंट्रोपी उठाई है ना मैंने, तो मैंने जब एंट्रोपी उठाई मेरे पास ये चीज आ गई, दैट ऑफ सिस्टम नेगेटिव दैट ऑफ सिस्टम अपॉन वी। क्या करना है हमने इसका, प्रेडिक्टिंग फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, है ना, फिजिबिलिटी फाइंड आउट करनी है। नाउ व्हाट वी विल डू, करने को मुझे, व्हाट वी विल डू, multiply both sides by absolute temperature, Cold-Lamine। हाँ जी, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा, T डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू T डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस, यहाँ पर जब T और T आएंगे तो कैंसिल कर देंगे, है ना, तो माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम। ओके, अब देखिए अगर मैं दोनों साइड -1 से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ T डेल्टा एस ऑफ टोटल नेगेटिव ऑफ T डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए मैंने अभी अभी आपको करवाया था ना कि जो डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के इक्वल होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस नहीं होगी, अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं, डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, है ना, तो ये डेल्टा जी बन रहा है मेरे पास, बिल्कुल बन रहा है। डेल्टा ऑफ सिस्टम गिब्स एनर्जी आ गया, तो अब क्या पता चल रहा है कि जो स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस है उसमें तो वैसे देखते हैं कि मेरे पास जो हमारे पास ब्लड टेस्ट आया है टोटल, तो यूजुअली पॉजिटिव होता है, तो ये कह सकते हैं कि जो नेगेटिव साइन अगर मैं इधर ले जाऊं, अब थोड़ा ठीक है क्योंकि स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस में जो डेल्टा जी है हम नेगेटिव ही लेते हैं। ठीक है, तो स्पॉन्टेनिटी जो है केमिकल रिएक्शन की कैसे प्रिडिक्ट होगी, जब ये चीज पॉजिटिव होगी। ठीक है, सिस्टम की टोटल नहीं है, सिस्टम की जब पॉजिटिव होगी, सी डेल्टा यहाँ पर ये पॉजिटिव थी, हमने धक्के से नेगेटिव किया। ठीक है, इससे भी स्पॉन्टेनिटी पता चली और इससे भी स्पॉन्टेनिटी पता चली। ठीक है, अब थोड़ी सी चीजें और ध्यान में लेते हैं। देखिए तो गिब्स एनर्जी है, हमें बता दिया उसने कि जो केमिकल से कैसे कितनी चीजें बने, और हमारे पास एक इक्वेशन दी है, हमने गिब्स से एनर्जी की करनी है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन। मान लो अगर जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक नहीं हो पा रही, यानी कि उसमें जो ड्राइविंग फोर्स है उसमें जो फेवरेबल चेंज है वो एंट्रोपी नहीं आ रहा, लेकिन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में ही पता चला कि फिजिकल है कि नहीं है, यानी कि इन द सेंस हमें पता चल रहा है जो डेल्टा जी है हमारे पास कोई भी रिएक्शन उसमें नेगेटिव आ रही है, तो क्या होता है, देखो जब एनर्जी और एंट्रोपी फैक्टर फेवरेबल हो, फेवरेबल इन द सेंस लिख समझो मुझे, एनर्जी एंड एंट्रोपी फैक्टर्स आर फेवरेबल। फेवरेबल का क्या मतलब है, एनर्जी से हमारा सेंस एच पी होता है, क्योंकि डेल्टा एच हमारे पास नेगेटिव हो और टी डेल्टा एच जो है वो
पॉजिटिव हो, यानी कि उल्टा। जब ये चीज हमारे पास उल्टी आ जाए उस वक्त मैं क्या कहूंगी, ऑब्वियसली मेरे पास जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव साइन पे चला जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव हो जाएगा ऐसे केस में। ये चीज होगी ना कि डेल्टा जी यहाँ पर, तो मेरे पास हो गया माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एच। ये अगर ऐसा हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी मेरे पास माइनस है, यानी कि दोनों साइड से माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब ये जो डेल्टा जी नेगेटिव है किसके लिए होता है हमेशा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए होता है। ठीक है, अगर दोनों टेंडेंसी को अपोज करें, यानी कि मेरे पास डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाए और टी डेल्टा एच मेरे पास नेगेटिव आ जाए, ऐसे केस में क्या होगा? ऑब्वियसली पहले केस में मेरे पास डेल्टा जी पॉजिटिव रहेगा, ये मेरे पास इक्वेशन है ना, अकॉर्डिंग पॉजिटिव रहेगा। अब अगर दोनों जो टेंडेंसीज एक तो ऑपोजिट हो, यानी कि जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स इट इज अनफेवरेबल, ये मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो ये नेगेटिव चाहिए। और जो टी डेल्टा एच है वो पॉजिटिव हो, ये मुझे पहले वाले में चाहिए फेवरेबल है, यानी कि टी डेल्टा फर्स्ट वाली केस में हो गया, डेल्टा सेकंड वाले केस में होगा। तो ऐसे केस में ये उल्टा चीज हो जाए, मेरे पास जो डेल्टा जो फर्स्ट वाले केस में हो जाए, टी डेल्टा सेकंड वाले केस में हो जाए, तो ऐसे स्टेज पे क्या होता है, उसे किसी भी डायरेक्शन में सुसीड ही नहीं करती है, सेंट्रल रिएक्शन होती ही नहीं है, बल्कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रह जाता है। ठीक है, और एक चीज और, अगर मेरे पास जो है, हाँ ये ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में मैं कह सकती हूँ कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होती, केमिकल रिएक्शन रिवर्स में चली जाती है, और ऐसे केसों की डेल्टा जी है ना वो भी जीरो हो जाता है। ठीक है, कंडीशंस में स्पॉन्टेनिटी की वो क्या है कि जो एनर्जी और एंट्रोपी फैक्टर्स है वो फेवरेबल होने चाहिए, कोई भी मैग्नीट्यूड हो वो फेवरेबल होनी चाहिए, तो ये चीज समझिए फर्स्ट वाला चीज। सेकंड, जब मेरे पास कुछ ऐसा हो, देखो अगर मान लो मेरे पास जो है, किसी और पेन से लिखती हूँ, मान लीजिए मेरे पास जो है डेल्टा एच है, ये अनदर थिंग है मेरे पास, डेल्टा एच नेगेटिव है, टी डेल्टा एच मेरे पास नेगेटिव है, तो मैग्नीट्यूड होगा ना फिर डेल्टा एच का वो ज्यादा होगा, यानी कि जो नेगेटिव वाला डेल्टा एच है उसका मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू आएगी उससे हमेशा ज्यादा निकल जाएगी, चाहे दोनों नेगेटिव है फिर डेल्टा एच की ज्यादा होगी। ठीक है, और जो एनर्जी फैक्टर है जो है, जैसे कि मान लो अब मेरे पास डेल्टा एच, अगेन अगला केस आ गया, पॉजिटिव हो जाए, टी डेल्टा एच मेरे पास ये भी पॉजिटिव हो जाए, तो ऐसे केस में जो पॉजिटिव वाला टी डेल्टा एच है वो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव डेल्टा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ओके, अब टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस। याद रखो हमारे पास किस एनर्जी की रिएक्शन है, ये वाली सॉरी इक्वेशन है। मान लीजिए मेरे पास के एक्सोथर्मिक रिएक्शन आ रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हम टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं कितना होता है। ठीक है, ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको याद रखना पड़ेगा कि जो डेल्टा एच होता है ना इनमें हमेशा नेगेटिव होता है, पूरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो फेवरेबल कंसिडर किया जाता है। तो टी डेल्टा एच जो है पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, किसी केस में पॉजिटिव होता है किसी केस में नेगेटिव होता है। बेटा अगर ये नेगेटिव है, ऑब्वियसली एंड में रिएक्शन में ही नेगेटिव है, अगर मेरे पास टी डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाए तो मेरे पास से दोनों चीजें क्या होगी, फेवरेबल होगी, तो डेल्टा जी
क्या आएगी, नेगेटिव आएगी बिल्कुल। तो जो प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, ये चीज याद रखो, स्पॉन्टेनियस होगा एट ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर से ही स्पॉन्टेनियस माना जाएगा। मान लो मेरे पास कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, मेरे पास कार्बन है और उसको मैंने क्या कंबस्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंबशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी, सदियों से थर्मोडायनेमिक्स की रिएक्शन चल रही है, सदियों से इसका हमारे पास एंथैल्पी चेंज आ रहा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी से -393.5 किलो जूल पर मोल, और एंट्रोपी चेंज जो है मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आ रहा है 0.0029 किलो जूल पर मोल। तो ऐसे केस में मेरे पास डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, मतलब इस चीज को हम प्रूव करेंगे, ठीक है, डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। अब देखिए डेल्टा एच मेरे पास नेगेटिव आ गया, मुझे चाहिए था 393.5, ठीक है, ये पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, क्या होगा माइनस 298 केल्विन टेम्परेचर पे इसको बस करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर रख दिया 298 केल्विन, ठीक है, 298 इंटू 0.029, देखो प्लस प्लस माइनस होगा, हमें भी पता है ना, प्लस प्लस माइनस होने वाला है, और चाहे जो भी हो आंसर मेरे पास वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, मेरे पास डेल्टा जी की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में नेगेटिव आ रही है, यही चीज मैंने यहाँ पर दी, तो ये चीज प्रूफ हो रही है, वो प्रूफ होगी, कितनी आएगी वैल्यू -394.36 आएगी, ठीक है। ऐसे केसेस में जो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगी, कौन से केसेस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक केस है जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव है, टी डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी हमेशा हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, और ये हमेशा जो है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी एट ऑल टेम्परेचर, ये चीज याद रखें। फिर लेते हैं एक्सोथर्मिक का ही सेकेंड केस, मान लो मेरे पास अगेन एक्सोथर्मिक में तो हमारे पास डेल्टा एच नेगेटिव ही होती है, ये हमने पढ़ के आए, टी डेल्टा एच मेरे पास नेगेटिव हो, अब क्या करें, और ये भी नेगेटिव है, ये हमने अभी भी एक बात कही थी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो डेल्टा एच और टी डेल्टा एच दोनों नेगेटिव हो, जो मैग्नीट्यूड होता है नेगेटिव वाले डेल्टा एच का वो ज्यादा होता है नेगेटिव ऑफ टी डेल्टा एच, और पॉजिटिव वाले में टी डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है देन डेल्टा एच, ये किया था ना अभी हमने, तो हमारे पास ये वाला उठाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो टेम्परेचर है अगर मैंने उसको नोट कर दिया, टी डेल्टा एच की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, जो दोनों चीजें मेरे पास एंट्रोपी की नेगेटिव आ रही है, एंथैल्पी भी नेगेटिव आ रही है, और एंथैल्पी की हम जो है मैग्नीट्यूड ज्यादा लेंगे, है ना, तो ऐसे केस में क्या होगा मेरे पास डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, है ना, कॉमन सी बात है, ये पॉजिटिव आएगा। अब जब ये होगा जो प्रोसेस है जरूरी नहीं है स्पॉन्टेनियस की हो, स्पॉन्टेनियस नहीं भी हो सकती है, तो जैसे ही टेम्परेचर को लोअर करेंगे तो टेम्परेचर लोअर करना पड़ेगा, जो टी डेल्टा एच की वैल्यू है वो भी डिक्रीज होगी, ताकि इसका जो अनफेवरेबल इन्फ्लुएंस है, तो टी डेल्टा एच अनफेवरेबल, अगर नेगेटिव अनफेवरेबल कंसिडर करके उसका जो इन्फ्लुएंस होता है अनफेवरेबलनेस का वो कम हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही कम टेम्परेचर पे क्या होगा जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, और इससे जो है हमारी डेल्टा जी भी थोड़ी बहुत नेगेटिव निकल के आ जाएगी, उस केस में हम कह देंगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, वरना रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, इस केस में क्या होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा हमें, जब जब इसकी वैल्यू कम होती जाएगी तो अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड इसकी ज्यादा है, देखो ये वाली इक्वेशन है ना, जब ये कम होती जा रही है कम होती जा रही है वैल्यू, ये बढ़ गया हमारे पास नेगेटिव में बढ़ रही है,
तो ऐसे केस में जब हमारे पास रिजल्ट आएगा डेल्टा टी भी नेगेटिव हो जाएगा। जब इसकी वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आ गई तब जाके ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, वरना चांसेस है कि स्पॉन्टेनियस ना हो, ये चांसेस तो होता ही नहीं होता अगर डेल्टा टी पॉजिटिव आते। ठीक है, तो ये तो इस तरह के रिएक्शन को ना हम एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब हम धक्के से क्या कर दें, टेम्परेचर कम करके डेल्टा जी नेगेटिव लें, ठीक है, इनको एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल है मेरे पास 298 केल्विन टेम्परेचर पे एक रिएक्शन हो रही है, क्या हो रहा है, CH4 है, उसकी भी कंबस्शन हो रही है भाई। तो दोनों गैसेस फॉर्म में है, एक लिक्विड निकाल दिया, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, इसका इंथैल्पी है मेरे पास -890.3 किलो जूल पर मोल। अब जो है वैसे तो इसकी जो डेल्टा एच है क्या है, वैसे है 0.2430 किलो जूल पर मोल, लेकिन हम इसके टेम्परेचर कम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, हमने 298 केल्विन टेम्परेचर डिस्कस किया है तो स्पॉन्टेनियस करने के लिए, तो क्या आएगा, डेल्टा जी इक्वल टू 890 मैक्सिमम 0.3 माइनस 298 0.2430, तो मेरे पास नेगेटिव आंसर आएगा, दैट इज 817.89। ठीक है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है एट 298 केल्विन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि उस वक्त मेरे पास जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, अनफेवरेबल होगी। अब अगर ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कंप्लीट हो गया यहाँ पे, अब उठाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, देखो पढ़ा हुआ है हमने, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास जो डेल्टा एच है हमेशा पॉजिटिव होता है, विच इज अनस्टेबल, ये हमेशा प्रोसेस को अपोज करेगा। तो अगर मेरे पास ये डेल्टा एच नेगेटिव है, प्रोसेस अपोज होगी, डेल्टा जी पॉजिटिव निकल आएगा, प्रोसेस जो होगी हमेशा ही क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, अगर मेरे पास जो है ये डेल्टा जो है पॉजिटिव हो, यानी कि अभी ये फेवरेबल है, ऐसे केस में देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बट देखो मैग्नीट्यूड वाला केस है ना, जब दोनों पॉजिटिव हो तो टी डेल्टा एच पे पॉजिटिव वाला उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा देन डेल्टा एच। ऐसे केस में डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगी, जब ये चीज आएगी तब, जब मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तब डेल्टा जी हमारे पास नेगेटिव होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो प्री डोमिनेंट है वो प्री डोमिनेंट होगा हाई टेम्परेचर, यानी कि इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे एंडोथर्मिक के सेकंड वाले में हमने कम किया था, इसमें धक्के से बढ़ाएंगे टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे स्मॉल वैल्यू होगी, डेल्टा एच ज्यादा हो जाएगा और डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए टेम्परेचर को धक्के से बढ़ाना है इसको। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज गिव्स एनर्जी चेंज एंड नॉन मैकेनिकल वर्क, यानी कि यूजफुल वर्क क्या है, जो मैंने कहा था कि हम करेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किया था हमने, ये डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, क्यू क्या है, हीट एब्सॉर्ब, डब्ल्यू क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब वर्क किया जाता है, एक्सपेंशन वर्क जब होता है वो नॉन या नॉन एक्सपेंशन वर्क होता है, दोनों के जो है अपने अपने यूजफुल इफेक्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉन एक्सपेंशन वाला है उसको ज्यादा यूजफुल कहा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल वर्क में आ जाता है। ठीक है, जो नॉन एक्सपेंशन वर्क है ये याद रखें, नॉन एक्सपेंशन वाला। ठीक है, इसको यूजफुल कंसीडर करते हैं कि कोई इलेक्ट्रिकल वर्क में आ जाता है। ठीक है, इसको नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी कहते हैं और इसको यूजफुल वर्क भी कहते हैं, ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, तो प्रेशर वॉल्यूम में हमने क्या किया था, टी डेल्टा वी, राइट, डेल्टा वी वाला किया था। तो एक बार मैं इसको आगे चलाती हूँ डेल्टा वी वाले को, अगर मैं कहूँ कि एक्सपेंशन माइनस दैट ऑफ नॉन एक्सपेंशन आ जाए, दोनों का डिफरेंस आ जाए,
वर्क तो वैसे इन दोनों का एडिशन है ना, ब्रैकेट में रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ब्रैकेट बाहर निकालेंगे तो ये वापस नेगेटिव हो जाएगा। ये तो दोनों का एडिशन है वर्क को, ठीक है। जो एक्सपेंशन वाला वर्क है हमने सेक्टर वर्क यूज किया, दैट इज पी डेल्टा वी माइनस नॉन एक्सपेंशन। एक बार इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है। एक चीज और होती है, क्या होती है, अगर मैं ये सारी की सारी टर्म इधर ले जाऊं तो मेरे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। ये चीज भी हो सकती है। अब डेल्टा यू, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा एच। क्यू आ जाएगा डेल्टा एच प्लस नॉन एक्सपेंशन वर्क। तो नंबर 2 का नाम देते हैं। मान लो कोई भी प्रोसेस है वो रिवर्सिबली कैरी आउट होगी, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर, तो एंट्रोपी क्या होगी, ये हुआ ये पहला, ये रिवर्सिबल होगी, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो मेरे पास क्यू रिवर्सिबल आ जाएगी टी डेल्टा एच। अब ये वैल्यू मैंने यहाँ पर भरनी है, क्योंकि रिवर्सिबल के लिए भी मेरे पास यही इक्वेशन आएगी। तो टी डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच इज डब्ल्यू नॉन टेंशन, ठीक है। तो नंबर 2 में वैल्यू चलती है। अब ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ठीक है। माइनस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन प्लस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। क्या किया है अभी हमने, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच क्या किया है बताओ, डेल्टा जी, है ना। तो मेरे पास जो नेगेटिव ऑफ नॉन एक्सपेंशन वर्क है वो मेरे पास गिब्स एनर्जी चेंज के इक्वल आ गया। अगर ये नेगेटिव वैल्यू गिब्स एनर्जी चेंज अपने ऊपर ले ली, तो जो नॉन एक्सपेंशन वर्क है मेरे पास यूजफुल वर्क में आ जाएगा, ठीक है। जो नॉन एक्सपेंशन वर्क है इसको यूजफुल वर्क की तरह से ही रिगार्डेड किया जाता है। तो अगर गिब्स फ्री एनर्जी में या फ्री एनर्जी में डिक्रीज आ रहे इन द सिस्टम, तो उस वक्त जो है गिब्स जो सिस्टम की कैपेसिटी है टू डू यूजफुल वर्क वो हमें पता चल जाती है, ठीक है। अगर वर्क इन्वॉल्व हो इलेक्ट्रिकल वर्क जो मैंने अभी बताया, मतलब स्पेशल में इलेक्ट्रिकल वर्क भी आ जाता है, ठीक है। तो उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में करेंगे, तो सब जो डेल्टा जी है वो रिलेटेड होगी इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन द सेल। तो उस वक्त हम फिजिक्स की क्वांटिटी बताएंगे, जैसे ईएमएफ ऑफ सेल, नंबर एम जो है मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का देगा, ठीक है। तो ऐसे केस में फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क बताएंगे एमएफ ई की, तो डेल्टा जी नेगेटिव ऑफ एमएफ ई। तो व्हाट इज एम इज नंबर ऑफ मोल, ठीक है। ई क्या है मेरे पास, ईएमएफ ऑफ सेल, एफ क्या है फैराडे कांस्टेंट, एफ की वैल्यू होती है 96500 कूलम। एक फैराडे कांस्टेंट है, आपको क्लासेस में आएगी, ठीक है। अब एक और टॉपिक है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज क्या है, गिब्स एनर्जी चेंज किसी भी प्रोसेस का जिसमें जो रिएक्टेंट्स है इन द स्टैंडर्ड स्टेट वो कन्वर्ट हो रहे हैं टू प्रोडक्ट, ठीक है, इन द स्टैंडर्ड स्टेट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हो रहा है, बट दोनों में कंडीशन है, दोनों में स्टैंडर्ड स्टेट है, ठीक है। ये चीज होती है, जैसे कि एंथैल्पी होती है वैसे गिब्स एनर्जी जो डिपेंड करती है स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और ऐसे केस में प्रेशर भी आ जाते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड यानी कि रेफरेंस ले लेते हैं स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड वाले में क्या था, कांस्टेंट हमारे पास टेम्परेचर होता है जो कि रूम टेम्परेचर हम ले लेते हैं, और जो प्रेशर होता है हमारे पास बार के इक्वल होता है 1 बार या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसमें हम स्टैंडर्ड में कंसीडर कर लेते हैं। जस्ट लाइक एंथैल्पी हमारे पास जो गिब्स एनर्जी होती है summation of that of product minus summation of that of reactants पे चला जाती है, ठीक है। क्या होगी ये सम ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड दैट विल बी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है।
यहाँ पे ही आपका चैप्टर खत्म हो गया। सारा का सारा चैप्टर अपन रिवाइज कर लो। एक टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एक बार देखो सारा इंथैल्पी के जैसे सेम इंथैल्पी है और कुछ नहीं है इसमें। ओके।